हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर अभिलाषा आर के पटेल, पीजी आयुर्वेद प्रयोजनम कोचिंग क्लासेस से। आज ही क्लास में हम एनटीईटी का न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग कुछ 4 पॉइंट और बचे थे, उनको कंप्लीट करने वाले हैं। वैसे आज कंप्लीट हो ही जाएगा। इस सिलेबस को मैंने काफ़ी पहले कंप्लीट करा दिया था, लेकिन न्यू सिलेबस में कुछ न्यू पॉइंट ऐड हुए थे, उसको हमको कंटिन्यू करना था, तो आज की क्लास में वो कवर होने वाला है। आपके 5 डेज और बचे हुए एग्ज़ाम के लिए। 19 को एग्ज़ाम होने वाला है, 19 नवंबर को। तो आप इन 5 दिन में पूरा सिलेबस एक बार फटाफट रिवाइज कर सकते हैं। और इसमें एमसीक्यू भी हैं, 75 टेस्ट अपलोडेड हैं। उसमें आपको पूरा हर एक यूनिट के टॉपिक वाइज टेस्ट लिए गए हैं, जिसमें आप एक एक टॉपिक को पढ़ के उसका टेस्ट अटेम्प्ट करेंगे, तो आपको कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि आपने जो पढ़ा है वो चीज़ें आपसे बन पा रही है। ठीक है ना, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो असेसमेंट जो यूनिट थी उसमें कुछ 5 से 6 पॉइंट ऐड हुए हैं। अब असेसमेंट क्या होता है ये मैंने आपको पहले पढ़ा दिया है, किस तरीके से हम असेसमेंट करते हैं किसी भी स्टूडेंट को। ठीक है, अब असेसमेंट में रोल क्या है, किसका रोल, ऑब्जर्वेशन का और फीडबैक का क्या रोल होता है। ठीक है, इसी को हम आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो इंपॉर्टेंस ऑफ ऑब्जर्वेशन, सबसे पहले हम देखते हैं कि ऑब्जर्वेशन का इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों हम ऑब्जर्व करते हैं एक स्टूडेंट को। अगर देखा जाए कि जैसे एक टीचर एक स्टूडेंट को पढ़ा रहा है, उसको कैसे पता चलेगा कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो स्टूडेंट को सही से समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, या जो मैंने पढ़ाया है उससे एक स्टूडेंट कितना सीख पा रहा है। ठीक है, और इसका हम असेसमेंट में क्या इंपॉर्टेंस लेंगे कि हमने ऑब्जर्व किया कि उसको जो मैं पढ़ा रहा हूँ, उस मेथड से पढ़ा रहा हूँ, उसको समझ में सही से आ रहा है। अगर नहीं भी आ रहा है तो हम अब उसको किस मेथड से पढ़ाएं जिससे उसको चीज़ें जल्दी से समझ में आए। ठीक है, तो ऑब्जर्वेशन हमको ये बताता है कि आपको अपनी टेक्निक में थोड़ा सा सुधार करने की ज़रूरत है। ठीक है ना, तो चलिए, डायरेक्ट इंसाइट क्या होता है। ऑब्जर्वेशन प्रोवाइड डायरेक्ट इंसाइट इनटू अ स्टूडेंट स्किल। जो ऑब्जर्वेशन होता है वो डायरेक्टली आपको क्या करता है, स्टूडेंट का जो स्किल है उसको देखने में मदद करता है कि आपका जो स्टूडेंट है उसके अंदर कौन कौन सी स्किल डेवलप हो रही हैं जिसको हम पढ़ा रहे हैं, तो जो पढ़ा रहे हैं उससे उसको चीज़ें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। ठीक है, इससे हमको क्या पता चलता है, और बिहेवियर पता चलता है। डायरेक्टली ऑब्जर्वेशन से क्या क्या चीज़ें हो रही, स्टूडेंट का स्किल हमको पता चल रहा है, फिर क्या उसका बिहेवियर पता चल रहा है। ठीक है, एंड लर्निंग प्रोसेस इन रियल टाइम। एक ही समय में हम स्टूडेंट की स्किल देख सकते हैं, उसका बिहेवियर देख सकते हैं ऑब्जर्वेशन से, और उसकी लर्निंग प्रोसेस में, मतलब लर्निंग प्रोसेस के टाइम पे हम इन चीज़ों को ऑब्जर्व कर सकते हैं। ठीक है, सेकेंड है होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग। क्या है, ऑब्जर्वेशन के बारे में बता रहा है, अलाउ एजुकेटर टू असिस्ट नॉट ओनली एकेडमिक नॉलेज बट ऑल्सो इंटरपर्सनल एंड प्रैक्टिकल स्किल। जो होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग ऑब्जर्वेशन होता है वो केवल हमको ये नहीं बताता, जैसे हमने एक पेपर ले लिया वो अलग टाइप से है, आगे मैं बताऊंगी असेसमेंट के टाइप, कि एक रिटर्न कोई आपने टेस्ट लिया, बच्चों का 10 नंबर का टेस्ट था, आपने क्वेश्चन दिए, उन्होंने आंसर लिख लिए, आपने उसमें केवल एकेडमिक स्किल को देखा कि एक बच्चे को चीज़ें प्रॉपर याद हो पा रही है। लेकिन यहाँ पर ये ऑब्जर्वेशन केवल एकेडमिक नॉलेज को नहीं बता रहा है कि एक स्टूडेंट के अंदर एकेडमिक नॉलेज कितना है ना। हम डायरेक्टली स्टूडेंट से बात करेंगे तो हमको उसके एकेडमिक नॉलेज के साथ साथ और दूसरी चीज़ें पता चलती हैं, उसका जो पर्सनल और प्रैक्टिकल स्किल है उसको भी हम इसमें ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आइडेंटिफाई लर्निंग स्टाइल, हेल्प्स इन रिकॉग्नाइज डिफरेंट लर्निंग स्टाइल एंड अडॉप्टिंग टेक्निक टीचिंग मेथड अकॉर्डिंगली। इसमें क्या होता है वो अभी मैंने जनरल आपको बताया था कि हम यहाँ पर क्या आइडेंटिफाई करते कि एक स्टूडेंट को किस तरीके से समझ में आ रहा है। अगर उसको नहीं समझ में आ रहा तो हम यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट लर्निंग स्टाइल को यूज़ करके उसको समझाने की कोशिश करते हैं। और इससे हमको ये भी पता चलता है कि जो पर्टिकुलर मेथड है वो हम उसको कब अप्लाई करेंगे, कैसे अप्लाई करेंगे, और कर रहे हैं तो इससे हमको क्या बेनिफिट मिल रहा है। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट पॉइंट था कि ऑब्जर्वेशन का क्या इंपॉर्टेंस है। सेकेंड है टाइप ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो अभी मैंने जस्ट बताया था कि किस तरीके से आप ऑब्जर्व कर रहे हैं स्टूडेंट को। आपने एक बना हुआ प्रोफार्मा दिया है ना, स्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन। इसमें क्या होता है, एक प्रकार का आप एक क्राइटेरिया रख देते हैं कि हमने
इन इन क्राइटेरिया के थ्रू एक स्टूडेंट को ऑब्जर्व करना है। कोई भी सवाल दे दिए या कोई भी चीज़ दे दी उसके अकॉर्डिंग, मतलब यहाँ पे आपके पास एक क्या है, एक फॉर्मेट है, उसके अकॉर्डिंग आप उसको ऑब्जर्व करेंगे। ठीक है, यूज स्पेसिफिक क्राइटेरिया और रूब्रिक्स टू असेस परफॉर्मेंस इन अ स्टैंडर्ड मैनर। एक स्टैंडर्डाइज्ड मैनर में आप उसको ऑब्जर्व करेंगे तो वो होता है एक प्रकार का स्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन। सेकेंड क्या है, अनस्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन। यहाँ पे आपको कोई फॉर्मेट बनाने की जरूरत नहीं है, आप जनरली कैजुअली स्टूडेंट से बात कर रहे हैं, उसमें ही आप, जैसे इंटरव्यू होता है ना, डायरेक्टली इंटरेक्शन, उसमें आपको लिखकर कोई थोड़ी ना दे रहा है कि आपको यही यही क्वेश्चन पूछना है। नॉर्मली उससे अपने इधर की बातें करते हैं, नाम पूछते हैं, कहाँ पे काम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उस तरीके से जो इंटरव्यूअर होता है वो एक स्टूडेंट की टेक्निक को, स्किल को समझता है। ठीक है ना, तो मोर इनफॉर्मल, कैप्चरिंग स्पॉन्टेनियस इंटरेक्शन एंड बिहेवियर। पीर ऑब्जर्वेशन, पीर ऑब्जर्वेशन क्या होता है, तो ये तो हमने आपको पहले ही बताया था कि पीर मतलब क्या है, यहाँ पे ग्रुप में काम करते हैं जो स्टूडेंट, उनको उस चीज़ से ज़्यादा नॉलेज मिलता है, क्योंकि अगर एक को वो चीज़ें नहीं समझ में आती, दूसरे को समझ में आती, आपस में मिलकर वो काम उसको करते हैं। ठीक है, तो इनकरेज कोलैबोरेशन, ये जो ऑब्जर्वेशन होता है ये क्या करता है, कोलैबोरेशन को इनकरेज करता है कि हमको साथ में मिलकर काम करना चाहिए, है ना, एंड शेयर लर्निंग अमंग स्टूडेंट। नेक्स्ट है फीडबैक मैकेनिज्म। अभी तो हमने क्या पढ़ा, ऑब्जर्वेशन पढ़ा, अभी क्या पढ़ने वाले हैं, फीडबैक। फीडबैक आप जो देते हैं ना स्टूडेंट को, कि जैसे पेरेंट्स मीटिंग में आप जाते हैं कि आपके बच्चे ने जो भी है, फिर आप उनको टीचर को फीडबैक दे के आते हैं, वो टीचर आपके बच्चे को फीडबैक देते हैं, है ना। तो फीडबैक मतलब होता है कि एंड ऑफ द एग्जाम आप कोई फीडबैक दे रहे, तो ये भी कई टाइप का होता है। क्या है, फॉर्मेटिव फीडबैक, continuous feedback during the learning process help identify area for improvement and reinforcement strength। formative feedback क्या होता है, जैसे मैं क्लास में पढ़ाती हूँ, है ना, आप लोगों के साथ तो यूट्यूब पर ही बात होती है, बाकी जो मैं हमारी रेगुलर क्लासेस चलती है उसमें कोई भी टॉपिक मैंने पढ़ाया और साथ में क्वेश्चन भी पूछती जाती हूँ कि ये चीज़ आपको समझ आया कि नहीं आया, तो आप फिर वहाँ पे आंसर करते कि हाँ इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, ये समझ में नहीं आया, या फिर ये तो आ गया है लेकिन इसका एक बार और जो आपने ट्रिक बताया, जो समझाया वो फिर से बता दीजिए। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि एक लर्निंग प्रोसेस के दौरान आप यहाँ पे कंटिन्यूअसली फीडबैक ले रहे हैं। अगर उसको समझ में नहीं आ रहा है तो आप उस टेक्निक को, पढ़ाने की टेक्निक को आप चेंज कर सकते हैं, चेंज करके उसको पढ़ा सकते हैं। ठीक है, हेल्प आइडेंटिफाई, यहाँ पे क्या कर रहे हैं, आप ऐसे एरिया को आइडेंटिफाई कर रहे हैं फॉर्मेटिव फीडबैक में जिसमें आपको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, कि मैंने जो पढ़ाया, जिस टेक्निक से पढ़ाया उससे बच्चों को नहीं समझ में आ रहा, क्योंकि प्रोसेस के दौरान ही हो रहा है, तो मुझे थोड़ा सा इसको चेंज करना चाहिए। ठीक है, एंड रीइंफोर्स स्ट्रेंथ। ठीक, सुमेटिव फीडबैक क्या होता है, ये गिवन एट द एंड ऑफ एन असेसमेंट, कोई भी असेसमेंट होता है उसके लास्ट में ये दिया जाता है सुमेटिव फीडबैक। क्या दिया जाता है, कि जैसे हम कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवाते हैं ना कॉलेज से निकलने के बाद, कि इसने ये किया है, इसका चरित्र बहुत अच्छा है, इसके फ्यूचर की हम शुभकामनाएं देते हैं, इस तरीके से। तो यहाँ पे लास्ट में दिया जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा था, ड्यूरिंग लर्निंग प्रोसेस हो रहा था, कि जो फॉर्मेटिव फीडबैक होता है वो लर्निंग प्रोसेस के दौरान दिया जा रहा है, यहाँ पे लास्ट में कंप्लीटली असेसमेंट हो गया, उसके बाद देना है। समराइजिंग परफॉर्मेंस, यहाँ पे पूरा परफॉर्मेंस समराइज करेंगे, हाँ यहाँ पे ऐसा ऐसा किया गया, बहुत अच्छा रहा। और लास्ट में गाइडिंग फ्यूचर लर्निंग, और फ्यूचर में क्या करना चाहिए इसको, उसके लिए भी हमको गाइड करना है, वो कहलाता है समेटिव फीडबैक। स्पेसिफिक और एक्शनेबल क्या होता है, जैसे कोई बच्चा था, है ना, अब यहाँ पे देखो फीडबैक दोनों तरीके से होते हैं, एक पॉजिटिव भी है एक नेगेटिव है, लेकिन हमको फीडबैक जो होता है हमेशा पॉजिटिव ही समझना चाहिए। अगर नेगेटिव फीडबैक मिला है तो वो ज़्यादा अच्छा है, क्या है कि इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है, मतलब आप उसकी पढ़ाई पे और ध्यान देंगे। अब इस पर बिल्कुल ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, बच्चा बहुत अच्छा पढ़ रहा है ना, तो ऐसा भी तो हो सकता है भाई उन्होंने अच्छे से ऑब्जर्व ना किया हो इसको। तो फीडबैक क्या है, स्पेसिफिक एंड एक्शनेबल, मतलब होता है कि टीचर ने एक फीडबैक दिया, उस पर आपको एक्शन लेना ही लेना है। ठीक है ना,
तो फीडबैक शुड बी क्लियर, जो आप फीडबैक दे रहे हैं वो एकदम क्लियर होना चाहिए, स्पेसिफिक होना चाहिए, एंड प्रोवाइड एक्शनेबल स्टेप्स फॉर इम्प्रूवमेंट, और उस पर हमको एक्शन लेना है, क्यों, उसके इम्प्रूवमेंट के लिए। अगर बच्चा सही से नहीं पढ़ रहा है, उसको नहीं समझ में आ रहा है, तो उस पर हमको एक एक्शन लेना है इम्प्रूवमेंट के लिए, वो होगा स्पेसिफिक एंड एक्शनेबल। बेनिफिट्स ऑफ द फीडबैक, जैसे हमने अभी ऑब्जर्वेशन का पढ़ा, क्या होता है उसका महत्व, ऐसे ही फीडबैक का क्या महत्व होता है। मोटिवेशन टूल्स, फीडबैक जो होता है एक प्रकार का मोटिवेशन टूल है। अगर आपने उसको प्रोत्साहित किया, फीडबैक दिया कि हाँ बहुत अच्छा इसका बिहेवियर है, बहुत अच्छे से पढ़ाई भी कर रहा है, तो उसको एक मोटिवेशन मिलता है, तो उस धारा में वो आगे बढ़ता जाता है, उसको फिर क्या है, वो लत लग जाती कि हाँ भाई मुझे टॉप करना, मतलब करना है। टॉपर से कुछ नहीं होता, आपको इंटेलिजेंट बनना है, ठीक है ना। तो कंस्ट्रक्टिव फीडबैक कैन मोटिवेट स्टूडेंट टू इम्प्रूव एंड एंगेज मोर डीपली विद देयर लर्निंग, और वो लर्निंग में ज़्यादा से ज़्यादा डीपली उसमें इन्वॉल्व होता है। सेल्फ रिफ्लेक्शन, फीडबैक में खुद के मतलब सेल्फ रिफ्लेक्शन मतलब होता है अपने आप को देखता है कि मैंने जो परफॉर्मेंस दिया उसमें मेरा परफॉर्मेंस कैसा रहा, अच्छा रहा कि बुरा रहा, इसमें हमको ये समझ में आता है। सेल्फ असेसमेंट एंड रिफ्लेक्शन हेल्पिंग स्टूडेंट अंडरस्टैंड देयर ऑन लर्निंग प्रोसेस, इसमें स्टूडेंट समझता है कि मेरी जो पढ़ाई चल रही है, मेरी जो लर्निंग चल रही है वो सही चल रही है कि नहीं चल रही है, ठीक है। गाइडेड इम्प्रूवमेंट, इसमें डायरेक्ट स्टूडेंट ऑन हाउ टू इनहेंस देयर स्किल, यहाँ पे क्या होता है स्टूडेंट को कैसे उनकी स्किल बढ़ाना है, इसमें मदद करता है। एंड नॉलेज लीडिंग टू बेटर परफॉर्मेंस, उनको बेटर परफॉर्मेंस के लिए किस प्रकार से और तैयारी करना है, इसको ये क्या करता है, गाइड करता है। इम्प्लीमेंटिंग ऑब्जर्वेशन एंड फीडबैक, तो हमने अभी पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन के बारे में पढ़ा। देखो मैंने आपको पहले ही बोला कि जिस तरीके से हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं ना वर्ड टू वर्ड, वैसा एग्जाम में नहीं आता। नॉर्मल ये सब समझाया गया है, क्वेश्चन नॉर्मल आते हैं जिनको आपको अपने आईक्यू लेवल से सॉल्व करना है। बाकी जो हमने कुछ थ्योरी पढ़ी थी, है ना, प्याजे की थ्योरी पढ़ी थी, कुछ जो 2-3-4 थ्योरी पढ़ी थी, उसमें ए टू जेड आता है, किसने कंस्ट्रक्टिव बोला है, किसने क्या बोला है ना, वो अलग से आता है, बिल्कुल ए टू जेड जैसा लिखा है वैसे का वैसा। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता, यहाँ पे आपको दिमाग से सॉल्व करना है, ठीक है। रेगुलर असेसमेंट, किस प्रकार से आपको ऑब्जर्वेशन और फीडबैक को लागू करना है, तो सबसे पहला है रेगुलर असेसमेंट। क्यों, कैसे रेगुलर असेसमेंट, आपने आज पढ़ाया, पढ़ाने के बाद तुरंत क्वेश्चंस पूछ लिए, तो आपका ये रेगुलर असेसमेंट हो गया, ठीक है। बच्चे को फिर लगता है कि हाँ भाई मुझे डेली पढ़ाई करना चाहिए क्योंकि डेली मुझसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो कंडक्ट रेगुलर ऑब्जर्वेशन ड्यूरिंग प्रैक्टिकल सेशन, इसमें हमको रेगुलर ऑब्जर्वेशन को कंडक्ट करना चाहिए। जैसे प्रैक्टिकल सेशंस होते हैं, डेली क्लिनिकल ओपीडीज होती है, तो वहाँ पे हर एक पेशेंट को मतलब फिक्स कर लो कि 4-5 पेशेंट का हमको यहाँ पर क्या करना है, क्लिनिकल प्रेजेंटेशन करना है, ठीक है। ग्रुप एक्टिविटीज कराना है, क्लासरूम इंटरेक्शन करना है, तो ये रेगुलर करना चाहिए। डॉक्यूमेंटेशन, और इसका डॉक्यूमेंटेशन भी करना है। जैसे हमने टेस्ट पेपर लिया, 50 बच्चे हैं क्लास में, सबका टेस्ट लिया, उनको हमको हमारे पास रखना है। फिर अगले 1 महीने में हमने फिर 1 महीने में तो नहीं, कुछ ड्यूरेशन में आपने फिर टेस्ट लिया, फिर आपको कंपेयर करना कि पहले इसकी मार्किंग इतनी थी, अब इसमें थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट है। अगर इम्प्रूवमेंट नहीं है तो उसको फिर मेथड को चेंज करने की कोशिश करना है, अगर इम्प्रूवमेंट है तो उसी डायरेक्शन में हमको चलते रहना है, ठीक है। तो कीप डिटेल रिकॉर्ड्स ऑफ ऑब्जर्वेशन टू ट्रैक प्रोग्रेस ओवर टाइम, इसमें हमको प्रोग्रेस पता चलती है, ठीक है। फीडबैक सेशन, शेड्यूल 1-on-1 फीडबैक सेशन रखना चाहिए 1-on-1। जैसे फीडबैक क्या होगा, हर एक पर्टिकुलर एक स्टूडेंट का फीडबैक हमको देना है, ठीक है। टू डिस्कस ऑब्जर्वेशन एंड सेट गोल्स फॉर इम्प्रूवमेंट, और फिर उसके बाद क्या करना है, उनको बताना है कि आपका जो या फिर इम्प्रूवमेंट के लिए गोल सेट करना है कि इसको और इम्प्रूव कैसे किया जाए, उसके लिए उनको प्रॉपर गाइड करना है, ठीक है। चैलेंजेस एंड सॉल्यूशन, क्या है ये, सब्जेक्टिविटी टू मिनिमाइज। हाँ, अब इसमें क्या होता है, कुछ चीज़ें आ जाती हैं, जैसे होता है ना कि असेसमेंट करने में कुछ, जैसे मैंने किसी की कॉपी चेक की, मैंने उसको 50 में से 40 नंबर दिया, ठीक है। इसमें बायस होने के चांस रहते, कभी कभी क्या होता है, पर्टिकुलर उसमें नाम तो नहीं रहता, लेकिन वो रहता है ना कि मुझे इस स्टूडेंट से लगाव ज़्यादा है, उस स्टूडेंट को मैंने थोड़ा सा ज़्यादा नंबर दे दिया, ऐसा नहीं होता है जनरली, लेकिन फिर भी। तो इस बायस को कम करने के लिए
जो असेसमेंट है उसमें हमको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इन्वॉल्व करना है। से एक कॉपी को 3 लोग चेक कर दें, है ना, हो सकता है मैंने कहीं पर मिस्टेक कर दी हो, उसको करेक्ट कर दिया, ज़्यादा नंबर दे दिया, उसको कम कर दे, है ना। तो इस तरीके से टू मिनिमाइज बायस यूज क्लियर रूब्रिक्स एंड इन्वॉल्व मल्टीपल असेसर्स। यहाँ पे मल्टीपल जो असेसर हैं उनको इन्वॉल्व करना चाहिए, ठीक है। टाइम कंस्ट्रेंट्स क्या है, इनकॉर्पोरेट ऑब्जर्वेशन इनटू रेगुलर टीचिंग प्रैक्टिस टू स्ट्रीमलाइन द प्रोसेस को हमको रेगुलर प्रैक्टिस में लेके आना चाहिए। रेजिस्टेंस टू फीडबैक, फॉस्टर अ सपोर्टिव environment where feedback is viewed as a positive growth opportunity। ऐसा फीडबैक की क्या प्रतिरोधक चीजें हैं। फीडबैक के लिए हमको इस प्रकार का माहौल क्रिएट करना चाहिए, इन्वायरमेंट क्रिएट करना चाहिए कि उसको लोग पॉजिटिवली लें, फीडबैक को नेगेटिवली नहीं लें। क्योंकि अगर आप उसको पॉजिटिव लेंगे, आपकी कमियों को अगर फीडबैक बता रहा है तो आपको उसको ध्यान में रखते हुए उस चीज को सुधारने की कोशिश करना है, ठीक है। तो फीडबैक को हमेशा पॉजिटिव लेना चाहिए। तो ये हमारा था रोल ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड असेसमेंट, सॉरी, रोल ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड क्या था एक और टॉपिक, फीडबैक इन द असेसमेंट। इसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तो इस तरीके से आपको सारा पीडीएफ फॉर्म में हिंदी इंग्लिश दोनों में नोट्स भी अवेलेबल हैं, वीडियो लेक्चर के थ्रू पढ़ाया हुआ है। तो पीजी आयुर्वेद प्रजनन को प्ले स्टोर पर जाकर डाउनलोड करिए और वहाँ पे कोर्सेज ऑप्शन में जाके आप इसको डायरेक्टली ले सकते हैं। 5 दिन में आप इसको फटाफट पढ़ भी सकते हैं। थैंक यू सो मच।